Lellan Talk Show, brought to you by Sensodyne K and American Pistachios. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। बहुत भीड़ आती है। अब एक बिट्टू है वो कहीं गोदी ला जाते हैं तो हाथ पकड़ लेते हैं। मतलब प्रशासन को देखना चाहिए कि मतलब कितनी देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए। वहाँ कोई प्रशासन नहीं था, कोई पुलिस वाला नहीं था। पहले के टाइम पे पुलिस वाले प्रशासन जो भी आया है 4 बजे के लमसम में पुलिस वाला आया हुआ है। डेड बॉडी जो है साथ के साथ पहुंचाई जा रही थी। तो इस देश में इंसान की जिंदगी कोई कीमत नहीं है। एक व्यक्ति अपना बाबा बाजार खड़ा कर रहा है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। बाबा जी इस वक्त हैं कहाँ पे? ये प्रवास पर ही, ये अंदर प्रवास पर ही है, कहीं बाहर नहीं है, यहीं पर है। हाँ, सर्च ऑपरेशन में नहीं मिले आप लोग? सर्च ऑपरेशन में गए थे अंदर? भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 गैर इरादतन हत्या, धारा 110 गैर इरादतन हत्या का प्रयास, धारा 126 गलत तरीके से बंधक बनाना और धारा 223 यानी सरकारी नौकर के आदेश की अवहेलना करना, धारा 238 गलत जानकारी देना या सबूत छिपा देना। ये वो धाराएं हैं जिसके तहत हाथरस में 2 जुलाई को हुई घटना में FIR दर्ज की गई। एक धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ हुई और लगभग 125 लोग मारे गए और इस मामले की FIR में आरोपी कौन? एक सेवादार देव प्रकाश मधुकर और बाकी सभी आरोपी अज्ञात। ध्यान देने की बात है कि जिस बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा और सूरजपाल जाटव के सत्संग में घटना हुई, पूरी FIR में उस बाबा का नाम है ही नहीं। क्या इस अपराध से इस बाबा को बचाने की तैयारी चल रही है? क्या सारी गलतियां आयोजकों की हैं और प्रशासन और पुलिस की कोई जिम्मेदारी तय नहीं है? आज के लल्लन टॉप शो में हम इन तमाम प्रश्नों पर बात करेंगे और फिर दिन की सुर्खियां जानेंगे। रुख करेंगे उस FIR का जिसकी भाषा में उत्तर प्रदेश की पुलिस मामले के ब्यौरे देने से कहीं ज्यादा अपने आप को क्लीन चिट देने की कोशिश करती हुई दिख रही है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना की अब तक की जांच, पीड़ितों के बयान, आयोजकों के बयान और इस पर चल रही सियासत, इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ग्राउंड पर हमारी रिपोर्टर मौजूद हैं, वो तस्वीरें, वो विजुअल और वो प्रसंग भी दिखाएंगे। लेकिन पहले आप उत्तर प्रदेश पुलिस की इस FIR की भाषा पर गौर करिए। हमारे साथी सिद्धांत मोहन इस FIR के रेलेवेंट पोर्शंस के बारे में आपको बता रहे हैं। इस FIR में कुछ बातें लिखी गई हैं जो सूचना के साथ साथ पढ़ने में आता है कि पुलिस प्रशासन ने कि कुछ अपने ही काम का गुणगान किया है। जैसे कि 80,000 भीड़ की इकट्ठा होने की अनुमति मांगी गई थी, जिसके दृष्टिगत पुलिस प्रशासन द्वारा एकत्र होने वाली भीड़ की सुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन किया गया। फिर आगे लिखा गया है, आयोजक द्वारा अनुमति की शर्तों का पालन न किए जाने के फलस्वरूप GD रोड पर यातायात अवरुद्ध हो गया, जिसे ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सामान्य किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। फिर FIR में आगे एक लाइन आती है कि भगदड़ से, जब बताते हैं कि भगदड़ से लगी चोटों से महिलाओं और बच्चों पुरुषों की स्थिति मरणासन हो गई, तो कहते हैं कि मौके पर मौजूद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हर संभव प्रयास करते हुए बमुश्किल लाखों की भीड़ के दबाव से दब कुचलकर घायल बेहोश हुए व्यक्तियों को उपलब्ध संसाधनों से अस्पताल भिजवाया गया, किंतु आयोजनकर्ताओं एवं सेवादारों द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। उसके बाद आगे भी लिखा गया है कि घटना के संबंध में उच्चाधिकारियों को सूचित करते हुए राहत एवं बचाव कार्य हेतु अतिरिक्त पुलिस बल व संसाधनों की मांग की गई। संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए। आप ये जो वीडियो देख रहे थे, ये 2 जुलाई को आयोजित उसी सत्संग का है जहां भगदड़ हुई और लगभग 120 लोग कुछ ही मिनटों में मारे गए।
ये मैं मृत्यु के साथ लगभग शब्द क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि आंकड़े अभी भी अलग अलग बताए जा रहे हैं। कुछ मीडिया सोर्सेज इसको 125, 126 तक ले जा रहे हैं। सरकार का कल तक का आंकड़ा 116 का था, जिसके बढ़ने की आशंका है। ये सत्संग आयोजित हुआ था यूपी के जिले हाथरस के सिकंदरा राव इलाके के फुलरई गांव में। आयोजन करने वाली समिति का नाम मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति। सत्संग किसका था? यहाँ पर नाम आता है एक बाबा का, और ये नाम क्या है? सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा। सत्संग में भगदड़ हुई और फिर ये दृश्य सामने आए। इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक हाथरस प्रशासन ने सत्संग के लिए 80,000 लोगों की अनुमति दी, लेकिन यहाँ 2.5 लाख लोग पहुंचे। जब बाबा प्रवचन करके पंडाल से निकले तो उनकी गाड़ी घूमकर मेन गेट पर आई और ठीक पंडाल के सामने कुछ सेकंड के लिए रुकी। इसी समय कुछ लोग और भी पंडाल से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि बाबा भी बाहर निकल रहे हैं। वो बाबा के करीब जाना चाह रहे थे, उनके पैर छूना चाह रहे थे, उनके पांव जिस जमीन पर पड़े उसकी धूल उठाना चाह रहे थे। इस दौरान कई लोग नीचे की ओर झुके और इतने में अफरा तफरी मच गई और भगदड़ होने लगी। बाबा गाड़ी में बैठकर निकल लिए, लेकिन जो नीचे झुके वो गिर गए, जो खड़े थे वो नीचे झुके हुए इंसान पर चढ़ गए और इस भगदड़ में सेवादार गेट पर खड़े हो गए। उन्होंने लोगों को रोक दिया। इसके बाद भीड़ खेतों की तरफ मुड़ी और नीचे बैठे और झुके श्रद्धालुओं को कुचलती हुई निकल गई। प्रशासन और सेवादार खड़े देखते रहे। इस मामले में सिकंदरा राव के उप जिलाधिकारी ने भी अपनी जांच रिपोर्ट हाथरस जिलाधिकारी को सौंपी है, जिसमें लिखा कि भीड़ राहत की सांस लेने के लिए कार्यक्रम स्थल के सामने खुले खेतों की ओर भागी। सड़क से खेत की ओर उतरने के दौरान लोग गिरे, उठ नहीं पाए क्योंकि पीछे के लोग उनको कुचलते हुए आगे बढ़ गए और इधर उधर भागने लगे और इसके बाद ही लोग घायल होना और मरना शुरू हुए। नतीजा क्या हुआ? 121 मौतों का आंकड़ा है सरकार के मुताबिक अब तक का, और 28 घायल हैं। हम इस मामले में और जानकारी के लिए रुक कर रहे हैं हाथरस का, जहां पर घटनास्थल पर मौजूद हैं लल्लन टॉप की रिपोर्टर सोनल। इस वक्त हम हाथरस के फुलरई गांव के उस इलाके में हैं जहां पर कल भगदड़ हुई थी और 122 लोगों की मौत हुई थी। अगर आप कैमरे पर ये मंजर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल दलदल सा इलाका है, ये खेत है और इसी जगह पर कल लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, कुचलने लगे, कुछ लोग गिर गए, इसी मिट्टी में दब गए। चूँकि यहाँ पर लोग, ये मेन हाईवे से लगता हुआ इलाका है, लोग यहाँ पर खड़े हुए थे कि जब तथाकथित बाबा, जिनका यहाँ सत्संग चल रहा था, जिनका नाम सूरजपाल है, जिनके अनुयायी उनको भोले बाबा बुलाते हैं, वो जब निकले तो उनके दर्शन मिल जाए, उनके पैरों की धूल वो जाकर ले लें या एक बार पैर छू लें। उसी कोशिश में महिलाएं यहाँ से गई, इसी जगह से निकली और जब कुछ लोग भागे तो यहाँ पर थोड़ा अफरा तफरी का माहौल हुआ और फिर भगदड़ हुई। आप इलाका देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भगदड़ आखिर हुई क्यों और मौत का आंकड़ा इतना ज़्यादा क्यों है। क्योंकि ये पूरा दलदल का इलाका है। 1, 2, 3 व्यक्ति एक एक करके गिरते गए और उसके बाद उनकी मदद करने के लिए जिन लोगों ने हाथ बढ़ाया वो भी इस दलदल में फंसते चले गए। और इसी जगह पर आरोप है कि ये जो तथाकथित बाबा हैं, इनके जो सेवादार थे, जो अनुयायी थे, उन लोगों ने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की है। आप अगर इस खेत पर नज़र डालेंगे आपको कहीं पर भी चप्पलें या कोई भी ऐसा सामान नज़र नहीं आएगा जो पंडाल के आसपास दिखता है। उसकी वजह यही है कि उनके अनुयायियों ने घटना के तुरंत बाद सामान वगैरह उठा के खेतों के दोनों तरफ उसको डंप कर दिया। यही आरोप एफआईआर में भी है, यही बात एफआईआर में भी लिखी हुई है। घटना के बाद जो दृश्य था वो देखकर लोगों की सांसें हलक में अटकी जा रही थी। ऑटो, बाइक, रिक्शा, ट्रक, ट्रॉली, जिसको जो मिला वो उसकी मदद से अस्पताल लेकर पहुंचा। कई लोग घायलों को गोद में उठाकर भी जा रहे थे। अस्पताल के दृश्य और भी खौफनाक थे। अकेले एटा के जिला अस्पताल में 27 लाशें पहुंची थी। मुर्दाघर फुल थे। लाशें अस्पताल की सीढ़ियों पर रखी दिख रही थी। घायलों ने बताया कि उन्होंने क्या देखा। दर्शन के लिए गए थे, वहाँ भीड़ ज्यादा थी, धक्का मुक्की ऐसी हुई, बहुत ज्यादा धक्का मुक्की थी, एक के ऊपर एक, तो उसमें मम्मी दब गई थी। कौन था, क्या नाम था उनका? सावित्री देवी। तो कौन कौन लोग गए थे घर से? मैं था, मेरा छोटा भाई था, एक हमारी मामी लगती वो भी थी, नानी थी, 5 लोग थे। 5 लोग गए। माँ की मौत है। अच्छा, ये तो हादसा, तुम भी मौके पर मौजूद थे, हादसा कैसे हुआ एकदम अचानक? इतना बड़े प्रोग्राम में एकदम ऐसी भीड़ आई तो मतलब एक के ऊपर एक, मम्मी बहुत ज्यादा नीचे दब गई थी हमारी। ऐसा क्या हो रहा था वहाँ पर जो एकदम भीड़ एकदम टूट पड़ी? भीड़ टूटी थी? वो प्रभु जी आए थे, उनके चरणों की धूल लेने के ऊपर, एक के ऊपर एक। प्रशासन को मतलब ज्यादा से ज्यादा वहाँ रहना चाहिए, मतलब प्रशासन को देखना चाहिए कि मतलब कितनी देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए। वहाँ कोई प्रशासन नहीं था, कोई पुलिस वाला नहीं था। पहले के टाइम पे पुलिस वाले, प्रशासन जो भी आया है, 4 बजे के लमसम में पुलिस वाला आया हुआ है। डेड बॉडी जो है साथ के साथ पहुंचाई जा रही थी।
मतलब किसी भी लोग को ये नहीं दिया गया था आश्वासन के मतलब आपकी डेड बॉडी वहां मिलेगी या वहां मिलेगी। सब लोगों को गुमराह कर करके भगाया है। अलीगढ़ डेड बॉडी भेजी है तो हाथरस भगाया है, हाथरस डेड बॉडी मिली है तो एटा भगाया है। इस तरीके से सब लोगों को भगाया है। अब दर्शन करने आए बहुत भीड़ आती। अब एक बिट्टू है उनका गोदी लाए थे, उसको हाथ पकड़े थे। भैया बहनी नहीं तो को जैसे बच्चा नीचे आई गया, नीचे आई गया। क्या भगदड़ मच गई थी क्या? हाँ भगदड़ मच गई थी, हमारे बहुत गोट दर्द हुई, लेकिन बचाई पाओ। स्थानीय अधिकारियों ने फिर घटनाक्रम और हताहतों की हालत के बारे में बयान दिया। ये संख्या कोई हमारे और के अलग नहीं है। उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु की बात है। क्या भोले बाबा गिरफ्त में होंगे पुलिस के? ये अभी सभी चीजें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। जो आश्रम से गाड़ियां पब्लिक लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जो अनुयायी हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, वो तो कल रात से उनको रोक के रखा गया था। हमने नहीं रुका और अचानक से हमारे पास सर हमने किसी को नहीं रोक रखा है। आपकी पुलिस ने रोका था उनको निकलने से? कोई नहीं रोका उनको, किसी को नहीं रोका गया। क्यों रोकेंगे हम? ये अंदेशा के बाबा आश्रम के अंदर है। नहीं, ये तो अंदेशा कल ही आपने वाइट कर लिया है। कल तो आपने तो अभी पुलिस ने कवर किया, कवर सुरक्षा दृष्टि किया गया है। अच्छा, क्या कुछ संदेह लगता है किसी के साथ कोई हादसा न हो? तो जो खत्म हुए हैं जो लोग हादसे में, वो भी तो उनके समर्थक ही, उनके भक्ति थे। नहीं, वो यहाँ पर जो लोग हैं रुके हैं हमारे यहाँ बिछुआ क्षेत्र में, उनके सुरक्षा दृष्टि से उनके हम लोग कवर किए हुए हैं। अभी आश्रम से कितनी गाड़ियां निकली होंगी? अब वो लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जांच के आदेश दिए। तमाम आला अधिकारियों की टीम हाथरस पहुंचकर जुट चुकी थी। राहत कार्य जारी था और देर रात 2 कागज भी सामने आए। पहला कागज एक लिस्ट, इसमें उन लोगों के नाम थे जिनकी इस हादसे में मौत हुई, और दूसरा कागज उस FIR का था जिसका जिक्र हमने शो की शुरुआत में किया। और जैसा हमने बताया, इस FIR में सेवादार का नाम अज्ञात आयोजक नामजद, लेकिन बाबा सूरजपाल जाटव का जिक्र कहीं नहीं। इस हादसे के बाद सूरजपाल कहाँ था किसी को पता नहीं, लेकिन कुछ पुख्ता जवाब 3 जुलाई को मिले जब मैनपुरी में मौजूद उसके आश्रम से गाड़ियां निकलती दिखी। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक 2 जुलाई की शाम बाबा 15 गाड़ियों के काफिले के साथ मैनपुरी के अपने आश्रम में दाखिल हुआ। आश्रम के 3 गेट थे, तीनों बंद कर दिए गए। रात में कुछ पुलिस अधिकारी आश्रम के अंदर गए। बाहर निकलने पर मीडिया ने पूछा तो पुलिस वालों ने कहा बाबा अंदर नहीं है। और 3 जुलाई की सुबह फिर आश्रम से 6 गाड़ियां निकली, एक में भाजपा का झंडा भी लगा था। चर्चा है कि बाबा उसी में बैठा था। कुछ और खबरों के मुताबिक बाबा सूरजपाल अब भी आश्रम में ही मौजूद हो सकता है। फिलहाल आश्रम के दरवाजे बंद बताए जाते हैं और बाहर पुलिस है। पुलिस क्यों मौजूद है, ये खुद मैनपुरी के DSP संतोष कुमार सिंह ने बताया। फोर्स जो लगाई गई थी सुबह वही फोर्स है। लगभग 3 थाने की फोर्स यहाँ पे है, 3 SO यहाँ पे हैं, बहुत 2 CO हैं और यहाँ पे सारी फोर्स उपलब्ध है। यहाँ पे CDR की सूचना लोग बता रहे हैं, लेकिन हमको अभी तक कोई सूचना नहीं आई कि CDR की। हमारी यहाँ पे उपस्थिति इसलिए है कि यहाँ की सुरक्षा की जा सके, या जो आश्रम है कोई भी आके यहाँ पथराव न करे, इसलिए सूचना लगाई गई यहाँ पे। फिर पड़ताल हुई और खोज की गई बाबा सूरजपाल की कहानी की। क्या पता चला, सूरजपाल जाटव मूल रूप से एटा जिले के पटियाली तहसील में बहादुरपुर गांव का रहने वाला है। ये इलाका अब कासगंज जिले में आता है। वो यूपी पुलिस में इटावा की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर कार्यरत था। साल 1997 के आसपास उसने पुलिस सेवा से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ली। साल 1999 से सूरजपाल ने एक मारुति 800 कार में अपनी पत्नी के साथ घूम घूम कर खुद को बाबा बताना शुरू किया, सत्संग शुरू किया। धीमे धीमे लोग उसे भोले बाबा कहने लगे। सूरजपाल ने प्रवचन देना शुरू किया तो नाम बदला, नया नाम नारायण साकार हरि। बाबा महात्माओं की पारंपरिक वेशभूषा में नहीं दिखते हैं। सफ़ेद पैंट शर्ट, सफ़ेद कोट, सफ़ेद जूते और काला चश्मा लगाकर प्रवचन देते हैं। साल 2014 तक उन्होंने अपने पैतृक गांव बहादुर नगर में ही सत्संग किया। 2014 के बाद उन्होंने दूसरे राज्यों का दौरा शुरू किया। यूपी के अलावा उनका सत्संग राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब के इलाकों में भी होता है। अपने सत्संग में वो भगवान की उपासना नहीं करते बल्कि मानवता ही ईश्वर, इस बात पर जोर देते हैं। यूपी के मैनपुरी में उनका आश्रम है जो 21 बीघे के इलाके में फैला है। इस आश्रम के 6 कमरों में वो खुद रहते हैं। इसके अलावा उनका आश्रम नोएडा, ग्वालियर, कानपुर के अलावा दूसरे और कई इलाकों में होने की भी खबरें सामने आई हैं। दिसंबर 2021 में कोरोना की तीसरी लहर के दरमियान 50 लोगों की परमिशन लेकर इसी बाबा ने हजारों लोगों को जुटाने का भी काम किया था।
जिसमें मुकदमा भी चला था। इसके अलावा साल 2000 में ही सूरजपाल एक और बार भी गिरफ्तार हो चुका है। इस साल उस पर और उसके समर्थकों पर 7 समर्थकों पर आगरा मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप कि उसने एक मृत कैंसर पीड़ित बच्ची को जिंदा करने का दावा किया। इसके बाद सूरजपाल समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और मुकदमा लिखकर सूरजपाल को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूत नाकाफी थे, लिहाजा कोर्ट ने सूरजपाल को केस में बरी कर दिया। सूरजपाल के करीबी और सेवादार मीडिया के कैमरे पर आए। उन्होंने अपने सूरजपाल बाबा के बारे में ये जानकारी दी। भीड़ है, बहुत भारी भीड़ थी। तो कुछ लोग जो है पानी के प्याऊ की स्टॉल लगी हुई थी वहाँ पर, और पानी के प्याऊ में कीचड़ हो गया है और भीड़ भाड़ जो है जैसे ही हाईवे समाप्त हुआ है वैसे ही हाईवे खोल दिया गया। और हाईवे भीड़ तो जब था ही, जब रास्ता थोड़ी मिली है पब्लिक को निकलने के लिए, तो वहाँ पे धक्का मुक्की हुई है, पैर फिसले, किसी भी प्रकार में गिर गए, नीचे गिर गए। तो भीड़ ज़्यादा होने से एक दूसरे को समझ नहीं पाए, तो उनके ऊपर लोग निकल गए। बाबा में ये बताते हैं कि कुछ लोगों को लाभ हुए हैं जो आस्था रखते हैं उनमें, जैसे कुछ बड़ी समस्या होती है, उनके सामने परेशानी होती है, तो इनके नाम लेने से या इन्होंने मूल मंत्र दिया है, उससे ही उनको लाभ मिलता है। आपको भी लाभ हुआ है? मुझे कोई लाभ नहीं। इस घटना पर बाबा सूरजपाल का बयान भी सामने आया है। जो बाबा सूरजपाल का बयान आया उसमें उन्होंने कहा है कि असामाजिक तत्वों की वजह से भगदड़ हुई, और यह भी कहा कि जब भगदड़ तब हुई जब वो सत्संग स्थल से चले गए थे। उन्होंने इस घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है, और सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह को उन्होंने ऑथराइज किया है कि वो इस घटना में आगे की कार्रवाई करेंगे। जिम्मेदारी ले रहे हैं पूरी दुनिया की, मोक्ष की, और जब अपनी जिम्मेदारी की बात आ रही है तो गैर सामाजिक तत्वों पर जिम्मेदारी डालकर फुर्सत पा रहे हैं। 2 जुलाई की इस भगदड़ पर बाबा के बयान से इतर राजनीति भी चालू है। सपा सांसद RK चौधरी का बयान सुनिए। देश के तमाम नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री अगर भक्ति लाइन साहिब ले लेंगे, बढ़ावा आडम्बर देंगे, तो जो आम जनता की क्या गलती है वो तो फॉलो करेगी। मुझे लगता है कि सिपाही लोग जिनकी ड्यूटी थी वहाँ सिक्योरिटी या कहीं कुछ गड़बड़ न होने पाए, मारपीट न होने पाए, तो जिनको संभालना था वो हाथ जोड़े खड़े थे, हैं वो बिल्कुल मस्त थे कि बाबा जो कह रहे हैं ना खाता न बही, बाबा ने जो कह दिया वो सही। ये हादसा है, सही है, लेकिन किसी कोई गलती नहीं है। किसी कोई अगर गलती है प्रशासन गलती है, लेकिन योगी सरकार या योगी जो इसको हिंदू मुसलमान के लाइन पे ले जाना चाहते हैं, ये गलत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे नाकामी करार दिया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने फिर पत्रकारों के सवाल पर कि बाबा को अरेस्ट करना चाहिए या नहीं, उनके विचार पूछे, और तब ये जवाब मिला। और इसका एक संदर्भ भी है इस सवाल का। जनवरी 2023 में अखिलेश यादव ने बाबा सूरजपाल के एक सत्संग से तस्वीरें ट्वीट की थी और लिखा था, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो पत्रकारों ने अखिलेश यादव से जब ये सवाल भी पूछा तो जवाब मिला। बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है, बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। बीजेपी का अगर आप, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, अगर आप उनके मन की बात ना करो, मन मर्जी की बात ना करो, तो सबसे पहला काम होगा आपको नौकरी से निकालना, और दूसरा काम होगा उस चैनल का बजट कम करना। ये कोई नई बातें हैं क्या? अच्छा, बीजेपी ये जो काम करती है, आप इतने जागरूक लोगों, पार्लियामेंट, 2 पार्लियामेंट बिल्डिंग के बीच में खड़े हो, तब भी आप नहीं जाग रहे हो, बताओ। इसीलिए मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल बदलेगा, मित्र मंडल बदलेगा, अब मीडिया मंडल नहीं बदल पाए तो क्या यार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हाथरस पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया, घायलों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। घायलों से मुलाकात के पहले अस्पतालों की सफाई और फलों की टोकरी रखते हुए वीडियो भी सामने आए। बाद में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित किया और कहा कि एक हादसा एक साजिश जैसा है। सुनिए उनकी पत्रकार वार्ता की चुनिंदा अंश। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके थे। देखिए कि FIR एप्लीकेशन परमिशन के लिए जिन लोगों ने दी थी, प्रथम दृष्टया पहले FIR उनके खिलाफ होती है और इसके बाद फिर उसका दायरा बढ़ता है। ये सभी अन्य लोगों के दायरे में हैं, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे वो इसमें। आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहाँ मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसके तो हमें जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी।
मुख्यमंत्री भी साजिश की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी का क्या? कई सवाल हैं जिनका जवाब योगी आदित्यनाथ सरकार को देना है। क्या है सवाल? 80,000 की अनुमति पर 2.5 लाख की भीड़ जुटी तो कैसे? प्रशासन ने घटना से पहले उम्मीद से जब 2 गुना 3 गुना लोग आए तो क्या एक्शन लिया? पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद थे तो उन्होंने अपने सीनियर अफसरों को भारी भीड़ की सूचना क्यों नहीं दी? घटना की 0 FIR किसी भी जांच के लिए अहम है। इस FIR में बाबा सूरजपाल का नाम क्यों नहीं है, जबकि प्रथम दृष्टया अफरा तफरी उनके ही चरणों की धूल लेने से शुरू हुई। घटनास्थल से घायलों को कंधों पर टेम्पो ट्रॉलियों पर ढोकर अस्पताल लाया गया। साधन की व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकी? जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था क्यों नहीं थी? इस मामले में हमने पूर्व पुलिस अधिकारियों से भगदड़ के दौरान और भगदड़ के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली समझने की कोशिश की। ऐसे मौकों पर काम करने के लिए पुलिस के पास क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP होता है, यह भी समझना चाहा। परमिशन किससे लेगा? प्रशासन से परमिशन लेगा। और प्रशासन यहाँ पर एक तो आपका जो भी है वहाँ का, उसका SP जो होंगे उसके यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन लगाएगा, दरखास्त देगा जिसे कहते हैं कि मुझे फलां डेट में फलां टाइम पे ये फंक्शन करना है और इस फंक्शन का पर्पज ये है। उस पर्पज में उसको फंक्शन को सुनने के लिए या आने के लिए जितने भी लोग होंगे वो अंदाजा लगाएगा। एग्जैक्ट गिनती कोई नहीं देता, अप्रोक्सीमेट नंबर इतने वो कहेगा, बताएगा। किसी की एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के लिए या उसकी इंक्वायरी कराने के लिए लोकल थाना अध्यक्ष या थ्रू वहाँ का जो SO है उसके थ्रू जाके लोकल थाना अध्यक्ष के पास ही जाएगी और लोकल थाना अध्यक्ष उन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे मिलकर बात करके पूरी बात की जानकारी फिर से लेगा और वो डिटेल में जानकारी होती है। जब तक SHO की रिकमेंडेशन नहीं होगी, SO की, तो SP साहब उसको परमिशन नहीं देंगे। ये बहुत जरूरी है, बड़ी खास बात है कि उनकी रिकमेंडेशन पे होगा। उसमें यह भी तय होता है कि इनके अपने वॉलंटियर्स कितने होंगे, ये स्पेस कितना बड़ा है, इस स्पेस में एग्जिट एंट्री कितने हैं, इसमें फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स भी हैं कि नहीं है। भले इसमें आग नहीं लगी हो लेकिन ऐसे में आग भी लगने के अंदाज से होता है, तो वो आग का भी एक प्रोविजन होता है कि आग तो नहीं लग जाएगी, आग लग जाएगी और तो ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो लोग निकलेंगे कैसे? निकलने के लिए मान लो 80,000 आदमी को निकलने के लिए दरवाजे चाहिए, बड़े बड़े दरवाजे, 2-2, 3-3 फुट के दरवाजे में तो आदमी निकल नहीं पाएंगे। तो बड़े बड़े दरवाजे, अगर पंडाल लगा रखा है तो पंडाल को भी इस ढंग से लगाया जाए कि एकदम उसके दरवाजे खोल दें, लोग भाग जाएंगे, बाहर निकल जाएं ऐसी सिचुएशन में। लेकिन ये सारा होने के बाद परमिशन होगी। परमिशन होने के बाद में फिर वही बातें, कंडीशंस लिखी जाती हैं। SP साहब के यहाँ से जो परमिशन होगी तो एक एक चीज की बातें लिखी जाएंगी, कंडीशन लिखी जाएंगी। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है कि नहीं, पानी का साधन है कि नहीं, 80,000 आदमियों को रुकने के लिए सिविक अथॉरिटीज है कि नहीं है, टॉयलेट्स का इंतजाम है कि नहीं है, फायर ब्रिगेड की सिचुएशन कहाँ रहेगी, कितने लोगों के लिए कितने पुलिस का बंदोबस्त रहेगा, अगर पुलिस वहाँ कम है तो वॉलंटियर्स उनके कितने आदमी होंगे, वो वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगेगी, उनकी डिप्लॉयमेंट होगी, कौन कौन सा आदमी कहाँ का ड्यूटी करे, ये सारी चीजें उसमें परमिशन में लिखी जाती है। हमने ये भी पूछा कि ऐसी घटनाओं के लिए आयोजकों के साथ साथ प्रशासन की जिम्मेदारी कितनी बनती है। उन कंडीशंस के मुताबिक वहाँ काम हुआ कि नहीं हुआ, ये पुलिस प्रशासन का काम है वहाँ का, वो देखे। अगर नहीं हो रहा तो वहाँ पर उनको इंटरफेयर करना चाहिए था बिफोर दिस इंसिडेंट टुक प्लेस। इस घटना के होने से पहले ही उनको 80,000 से जो ही आदमी हुए उनको सबको बाहर अपने करके अपने घर जाए। 80,000 की गैदरिंग का है परमिशन, इससे ज्यादा या नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो भीड़ होती रही तो वो पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी थी और सीनियर लेवल का ऑफिसर इतनी भीड़ में 80,000 की भीड़ है तो कम से कम एक इंस्पेक्टर की ड्यूटी वहाँ पर होनी चाहिए थी, या हुई कि नहीं है ये मैं कह नहीं सकता। सुना है 40 आदमी थे, कुछ किस रैंक के थे ये नहीं पता, क्योंकि एक ऐसे जिम्मेवार आदमी की होनी चाहिए जो कि जिसकी अथॉरिटी हो। मान लो कांस्टेबल वहाँ खड़ा है, वो कहे नहीं जी 80,000 के बाद नहीं आने देंगे, तो कोई उसकी बात बहुत कम मानते हैं पब्लिक। लेकिन अगर जिम्मेवार अफसर खड़ा है वो कहेगा तो उसके वो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी मानेंगे और पब्लिक भी मानेगी। इस मुद्दे पर ललन टॉप की ग्राउंड कवरेज जारी है। हमारे वीडियोस आपको ललन टॉप के YouTube चैनल, Facebook पेज और वेबसाइट पर मिल जाएंगे। बड़ी खबर यहीं तक, अब बात सुर्खियों की। पहली सुर्खी संसद भवन से, जहां आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार रखे। मंगलवार को उन्होंने लोकसभा में वक्तव्य दिया था और बुधवार को राज्यसभा में। सुनिए उनके भाषण के चुनिंदा अंश, जहां उन्होंने नीट और मणिपुर पर भी बात की और विपक्ष को घेरा। राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बताया है। मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल
दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इतना संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा भी, मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं कि ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है, ऐसे लोगों को। जब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे उस समय विपक्ष ने सदन से वॉकआउट का निर्णय लिया, यानी विपक्ष के सभी सदस्य सदन छोड़कर बाहर चले गए। और प्रधानमंत्री के भाषण के बाद क्या हुआ, सभापति ने, जो पदेन सभापति होते हैं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उन्होंने राज्यसभा के सत्र समापन की घोषणा की। लोकसभा का सत्र मंगलवार को ही खत्म हो गया था। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के संबोधन पर अपना काउंटर दिया। हम सबने इसलिए वॉकआउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई। मैं जो झूठ बातें उन्होंने बोली है, ये पूरे मेरे पास है। और कैसा ये लोग आज सदन में बोलते हैं, सदन के बाहर बोलते हैं, ये समझे हैं वो ही पढ़े लिखे हैं और गलत बातें बोलने में माहिर है। ये तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर का स्पीच कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो बोला वो लाया हूं, और ऑर्गेनाइजर में उनके लोग क्या बोले हैं वो भी मैं बताना चाहता था, लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया। और इसलिए मैं कंडम करता हूं, हम सभी लोग कंडम करते हैं और कंडम करके हम वॉकआउट किए, क्योंकि ये हमारे बात को जब कोई महत्व ही नहीं है तो वहां बैठकर क्या सुने हम। अगली सुर्खी झारखंड से, जहां मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के इस्तीफे की खबरें आ रही। कहा जा रहा है कि अभी अभी जमानत पर बाहर आए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज शाम 7:30 बजे हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन की राज्यपाल से मुलाकात भी हुई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चेन्नई में थे, देर शाम तक रांची लौटे। इसके बाद राजभवन में ये भेंट हुई। इससे पहले रांची में सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। सभी विधायकों को रांची में ही रहने को कहा गया है। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अगले सीएम के रूप में हेमंत सोरेन का नाम प्रस्तावित है। शपथ ग्रहण की तिथि राज्यपाल ही तय करेंगे। इसकी वजह ये रही कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जो उनके आसपास के जो लोग थे, उनकी ट्यूनिंग चंपई सोरेन के साथ नहीं बैठ पा रही थी। अब इसका आगे ये होगा कि बीजेपी को जेएमएम या इंडिया अलायंस की जो सरकार चल रही थी उसके खिलाफ कोई सॉलिड मुद्दे नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब ये मुद्दे तो ये मिल गए हैं बीजेपी को कि हेमंत सरकार या हेमंत परिवार बिना सत्ता के नहीं रह सकता। इसका नुकसान कोल्हान इलाके में भी हो सकता है, क्योंकि जिस जगह से चंपई सोरेन आते हैं कोल्हान में 9 ST सीट है, जिस पर इसका असर पड़ सकता है।
लेकिन हेमंत सोरेन ये सोचकर इन्होंने निर्णय लिया है कि अब अगले 90 दिन, खासकर चुनाव से पहले जो 90 दिन बचे हुए हैं, उसमें वो अपने हिस्से का अपने मन के मुताबिक वो डिसीजन लेंगे और लोगों के बीच वो दोबारा एक बतौर मुख्यमंत्री जा सकते हैं। अगली सुर्खी टीम इंडिया से जुड़ी है। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हमारी टीम इंडिया दक्षिण अमेरिका के बारबाडोस में एक चक्रवाती तूफान की वजह से फंसी थी। हवाई उड़ानें बंद थी, लेकिन आज एक विशेष विमान भारत का बारबाडोस में उतरा। इस विमान में टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी वापस भारत की यात्रा कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक टीम 4 जुलाई को सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल हवाई अड्डे पर लैंड करेगी। उसके बाद खिलाड़ियों की दिल्ली में मीटिंग होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। उसके बाद एक और फ्लाइट से टीम जाएगी मुंबई, जहां शाम को होगी विक्ट्री परेड। क्या है टीम इंडिया का कल का रूटीन, जानते हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर सूरज से। T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी फाइनली इंडिया आ रही है। 4 जुलाई की सुबह दिल्ली लैंड करेगी रोहित की टीम उस ट्रॉफी के साथ, और इसके बाद ये लोग जाएंगे प्रधानमंत्री के घर ब्रेकफास्ट के लिए, जिसका समय तय हुआ 9:30 से 11 के बीच में। और इसके बाद टीम इंडिया निकलेगी मुंबई के लिए, जहां पर जय शाह का ट्वीट अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो आपको पता ही होगा। विक्ट्री सेलिब्रेशन परेड निकलनी है नरीमन पॉइंट से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक, जिसकी कुल दूरी 2 किलोमीटर है। लेकिन 4 तारीख को ये दूरी निश्चित तौर पर कई घंटों में तय होगी, और इसके विजुअल्स आपको ललन टॉप पर देखने को मिलेंगे। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। शो खत्म करें उससे पहले एक कविता सुनी जाइए जो हमारी बड़ी खबर से जुड़ी है। ये ईरानी कवि सबीर हाका की कविता है। शीर्षक है शहतूत, जिसका हिंदी में तर्जुमा किया है कवि गीत चतुर्वेदी ने। क्या आपने कभी शहतूत देखा है? जहां गिरता है उतनी जमीन पर उसके लाल रस का धब्बा पड़ जाता है। गिरने से ज्यादा पीड़ादायी कुछ नहीं। मैंने कितने मजदूरों को देखा है इमारतों से गिरते हुए और गिरकर शहतूत बन जाते हुए। जब आप अपना और अपनों का ख्याल रखें आज की रात, तो याद रखें किसने किसी के अपने का ख्याल नहीं रखा है। लापरवाही किसकी है? धर्मगुरु, उनके बड़े बड़े समागम और उनकी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी ओढ़ने वाला प्रशासन। ये सवाल हैं जो हमें और आपको लगातार पूछने हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से और धर्मगुरु सूरजपाल से, और उन सारे धर्मगुरुओं से, किसी भी धर्म के हों, जो ये जमावड़े लगाते हैं, चमत्कार और मोक्ष की बातें करते हैं। शुभ रात्रि।